नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड-19 का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बार बार इस पर चर्चाएं करते हैं कि अभी भी हमें संभल के चलना चाहिए, लेकिन श्रीनगर जिले में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ एरियाज में कोविड-19 कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं। हम बार बार कह रहे हैं और लगातार कहते आ रहे हैं कि कोविड-19 की सेकेंड वेव अभी ख़त्म नहीं हुई है, थर्ड वेव कभी भी आ सकती है अगर हम उसको जो एसओपीज डिसाइड किए गए हैं उसका पालन नहीं करेंगे। हम एसओपीज बार बार इसलिए बताते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और हाथ को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। शायद यही एक कारण है कि श्रीनगर जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का आभास हुआ कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनज़र उन कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है, उन एरियाज़ में कोविड-19 कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुछ एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया और कुछ एरियाज़ में सीधी सीधी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, क्या जरूरत पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और कुछ जगहों पर कोविड कर्फ्यू भी घोषणा कर दी गई है? विनोद जी, आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, उसके बाद एसएसपी श्रीनगर ने लगातार शहरवासियों से अपील की कि कोविड-19 के केसों में लगातार श्रीनगर जो है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है और बीते दिनों में 175 और 200 केसेस मुस्बत आने के बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर के नवाई इलाके जिनमें लाल बाजार, जरीबल के कुछ इलाके शामिल हैं, यह जरीबल का वार्ड नंबर 55, 56, 63, लाल बाजार का 59, 60, 61, ये 10 दिन के लिए ऑफिशियल ऑर्डर है जहां पर कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यानी इन इलाकों में लगातार प्रशासन की तरफ से, आपको याद होगा कि एक ही फैमिली के 1 दर्जन से ज्यादा केसेस जो थे इस इलाके में मुस्बत पाए गए, जिसके बाद एक बार फिर प्रशासन ने अपील की थी कि थोड़ा सा एहतियात करें और शहर में चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, टूरिस्ट, लेबर, ये सारे लोग जो हैं इनका फुटबॉल श्रीनगर सिटी में ज्यादा होता है। जी। लेकिन जिसका गालिबन मतलब ये हुआ कि बटमालू से लाल बाजार तक इन इलाकों में अगर एक भी पॉजिटिव केस आता है तो कहीं ना कहीं उसके नतीजे जो है एक चेन की सूरत में वो सीरीज बढ़ जाएगी और जिसके खतरनाक नतीजे साबित हो सकते हैं और सरकार मजबूर होगी। यानी शहरवासियों को समझा के ट्रेडर्स फेडरेशन, ट्रांसपोर्टर्स ने भी लगातार अपील की शहरवासियों से कि अगर कहीं शहर श्रीनगर के लाल चौक में आपको कोविड-19 का एक केस मिलता है तो उसके बाद शहर को हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा रिइंपोज किया जाए। अभी असली तस्वीर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने लगी, लेकिन लाल बाजार और उसके के आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में केसेस पॉजिटिव आए थे, लेकिन इसका दायरा आहिस्ता आहिस्ता जो है लाल चौक और उसके बाद डाउनटाउन के दीगर हिस्से भी हो सकते हैं। जी, लेकिन तजम्मुल, आप हमें ये बताइए कि अर्बन एरिया है, कैपिटल है, लोग पढ़े लिखे हैं, बार बार आह्वान करने के बावजूद भी क्यों लोग नहीं मान रहे? हमने भी देखा, आपने भी बड़ी बार ये कवरेज की कि कहीं ना कहीं एसओपीज की वायलेशन हो रही थी। एसओपीज की वायलेशन विनोद जी न सिर्फ शहर में बल्कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक सियासी रैली हुई और उसमें भी बड़ी तादाद में लोग बड़ी लापरवाही के साथ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी ठीक है, लेकिन बाजी आप तभी मारेंगे जब आपके इन नारों को जिंदा रखने के लिए लोग बचेंगे और उसके बाद सरकारी फंक्शन, गैर सरकारी फंक्शन और उसके बाद स्कूल कॉलेज खोलने की एक तजवीज और उसके बाद काफी ज्यादा सरकारी फंक्शन और बीच में स्कूल कॉलेज के बाद जो नेग्लिजेंस या लापरवाही हुई है उसमें कई तबके जिम्मेदार है, जिसमें पॉलिटिकल सोशल कम्युनिटी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद
जब आपके गाइडलाइंस और एसओपी पर अमल ही नहीं होगा, जी। एक गाड़ी में कितने कोविड-19 के बीच में सवारी बिठानी है, जी। उसकी पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने बस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होगा तो आपकी सवारियां उतनी है जितनी आम दिनों में होती है। हम उनकी परेशानी को समझ सकते हैं। उन्होंने तकरीबन 1-1.5 साल बड़ी मुसीबतों में गुजारा, बेरोजगारी से इस वक्त जूझ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 जिंदगी जब है उसके बाद ही आप रोजगार ढूंढ सकते जी। हैं। मुझे लगता है कि स्टार्ट किया गया लाल बाजार और फिलहाल जरीबाल के वार्ड में, जिसका जिक्र मैंने किया, जी। इनमें 10 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान मेडिकल असिस्टेंट, पानी, बिजली और बाकी ये चीजें सारी पहुंचाने के लिए हम तो उनको सहायता करेंगे और उनकी चीजें डोर स्टेप्स तक पहुंचाते रहेंगे। जी, शुक्रिया। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डॉक्टर सलीम उर रहमान, जो डीजी फैमिली वेलफेयर और इम्यूनाइजेशन है। डॉक्टर साहब, श्रीनगर में कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर कोविड कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, और आपको बताते चले कि ओवरऑल अगर देखा जाए यूटी जम्मू कश्मीर में तो वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है? J&K में इस वक्त तक हमने अभी तक 1,07,00,000 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। राइट। तो जिसमें 78% फर्स्ट डोज में है, 18 प्लस जितने भी लोग हैं, 18 से प्लस जितने भी लोग हैं, उनको 1 करोड़ प्लस हमने वैक्सीनेट कर दिया है। और जो सेकेंड डोज है वहां भी हमने इस वक्त 34% कर दिया है। तो विच इज क्वाइट गुड एज पर द जो कंट्री के स्टैंडर्ड्स है। तो जो बेस्ट स्टेट्स हैं जिनने किया है, आई थिंक वी आर ऑन द टॉप 4-5 लाइन जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से है कंट्री में। सो वी आर डूइंग रीजनेबली वेरी गुड। जी। डॉक्टर सलीम, ऐसा नहीं हो, खुदा ना करे, अगर थर्ड वेव आती है तो हम किस पोजीशन में है? हमें ये जो कोविड वैक्सीनेशन है ये कितना शील्ड कर पाएगी? देखिए, दो चीजें हैं जी। कोई भी इन्फेक्शन को बेसिकली हम सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ कोविड नहीं कर रहे हैं, हमने इसको इरेडिकेट भी करना है। कोशिश हमारी वही है कि इट शुड, लेकिन एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कभी निकलता नहीं है सिस्टम से, ये रहेगा सिस्टम में, लेकिन ये एक एंडेमिक बन के रहेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन उसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो चीजें हैं, एक तो हम वैक्सीन डिराइव्ड इम्यूनिटी है और दूसरा इन्फेक्शन डिराइव्ड इम्यूनिटी है। तो जुलाई का एक सर्वे है हमारे पास जिसमें 80% लोग सीरो प्रिवेलेंट थे, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन लिया है और उसके अगेंस्ट उनकी एंटीबॉडी बनी हुई है। तो अगर माना जाए तो उसमें द बेस्ट पार्ट इज कि अगर सीरो प्रिवेलेंस इतनी है तो दैट मींस सबको इन्फेक्शन हो चुका है, तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और उसके साथ साथ हमारी वैक्सीन परसेंटेज बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। तो आज की तारीख में आई एम श्योर इट इज अराउंड 90% सीरो प्रिवेलेंस होगी। और जबकि ये बच्चों में भी देखा गया, इमेजिन बच्चों को हमने, आई मस्ट टेल यू विनोद जी, कि बच्चों में अभी तक हमने वैक्सीनेट नहीं किया ना जी, और बच्चों में भी हमारी 80% सीरो प्रिवेलेंस है। तो दैट मींस ये हर्ड इम्यूनिटी हैज ऑलरेडी सेट इन द सिस्टम। सो वी आर टेक्निकली वी आर सेफली प्लेस्ड, बट दैट डजंट मीन कि वी हैव टू लोअर द गार्ड, क्योंकि इसमें एक ही डर रहता है, वो रहता है म्यूटेंट का। जो वेरिएंट आते हैं उसके लिए हमने, देखो, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तो हमने नहीं छोड़ना है। विच पीपल, लोग क्या समझते हैं कि अभी पिछले 10 दिन से वैक्सीन केसेस नहीं आ रहे हैं, 15 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो पीपल बिकम reluctant to use mask or behave properly as per the COVID appropriate protocol. तो उस पे ख्याल रखना है। डॉक्टर सलीम, एक चीज और देखने को मिली है, कैपिटल श्रीनगर हमारा कैपिटल है और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड शिक्षित लोग हैं, और बार बार डिप्टी कमिश्नर भी, एसएसपी और बाकी दीगर अमला भी बार बार ये आग्रह गुजारिश कर रहा है कि आप एसओपीज का पालन करें। उसके बावजूद भी एसओपीज वायलेट हो रहे हैं, और खासतौर पर वो पॉलिटिशियंस जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस जिनके मतलब जिनने लूज किए हैं वो लोग इस कोविड की वजह से, जो कल तक बहुत फिट थे, वो वंस दे गॉट दिस डिजीज एंड मोस्ट ऑफ मेनी पीपल डाइड। कोई कम नंबर नहीं है, 5,000 करीब के मतलब लोग मर चुके हैं अभी तक इसमें, सिर्फ J&K में तो अराउंड 5,000। तो इसीलिए मेरी, और ये भी है, देखो, वैक्सीन आपको सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचाएगा, वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा, लेकिन इन्फेक्शन अंदर नाक से जब जाना है तो वो जाएगा अगर आप मास्क नहीं पहनोगे।
दर्शकों, कश्मीरी विस्थापित पंडित लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनका रिलीफ बंद कर दिया गया था। कोर्ट के डायरेक्शन के बाद रिलीफ जारी करने का आदेश दिया गया और आज वो रिलीफ जारी कर दिया गया है और वेलकम किया है क्योंकि लंबा संघर्ष एक साथ मिलकर के सभी कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने जगटी टाउनशिप है वहां पर आंदोलन किया था, बार बार प्रदर्शन किया था, हाईवे को बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन आज जब उनका रिलीफ जारी हुआ है उन्होंने स्वागत किया है। मैं सारे कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिन्होंने एजिटेशन में, पीसफुल एजिटेशन में हिस्सा लिया और साथ दिया, जिसकी वजह से ये हाईलाइट हुआ। और मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत की इसमें और रिलीफ को छुड़वाया। ये एक खुशकिस्मती की बात है कि अच्छे रिलीफ कमिश्नर साहब आए हैं। और इसके साथ साथ मैं नगरोटा पुलिस स्टेशन और SDPO साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे एजिटेशन को हाईलाइट किया और मैसेजें दी, सरकार तक पहुंचाई हमारी आवाज़ को, उनका भी मैं धन्यवाद। और जज साहब जिन्होंने डायरेक्शन दी, खासकर जज साहब जो होते हैं वो भगवान के बाद लोगों के इंसाफ के जज होते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जल्द से जल्द आर्डर पास किया और हमारा रिलीफ हुआ। हालांकि कश्मीरी विस्थापित पंडित ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनके रिलीफ में इजाफा किया जाना चाहिए। जो इस वक्त तक उनको रिलीफ मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, उससे परिवार नहीं चल सकते हैं। लिहाजा सरकार को एक मर्तबा फिर रिलीफ पर पुनर्विचार करना चाहिए कि कितना इजाफा इस रिलीफ में हो सके। हैं मैं यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट में हूँ। इधर जो जगलाल जी हमारे पंडिता साहब की कमेटी हैं, सबसे पहले पंडिता साहब को भी प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने आज तक कितनी जद्दोजहद की, पहले भी की। जब यहाँ पावर की जद्दोजहद थी उस टाइम भी बोला, हमने सुना है कि पंडिता साहब ने बहुत जद्दोजहद की इस पावर के लिए। और भी कई मसले होते हैं, ये आगे आगे निकले हैं। शादीलाल जी पंडिता बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही होनहार आदमी हैं। इनने पिछले 10 साल यहाँ रहे, पावर के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, क्वार्टरों के लिए, हर एक के लिए। और पिछले जो 20 दिनों ने हमने जो कष्ट उठाए यहाँ जगती के लोगों ने बहुत रिलीफ के लिए, वो भी यहाँ लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे। बच्चे मांग रहे थे 100 रुपया पापा दो, उनके पास नहीं था। लड़की मांग रही थी पापा किराया दो, उनके पास नहीं था। क्योंकि हमें वही हैं 3250 मिलते हैं हर सोल को, हर एक आदमी को। वो हो गए दिन को 108 रुपया। 108 रुपये में क्या निकलेंगे हम? 108 रुपया यहाँ तेल का किलो भी नहीं है, 150 रुपया तेल का किलो है। 108 रुपये का क्या निकलेगा? लेकिन ये हमारा ही कमाल है, कुछ पता नहीं, कुछ हमारे प्राणों का आशीर्वाद है हमारे ब्राह्मणों को, कश्मीरी ब्राह्मणों का, जो हम इस 3250 में गुजारा निकलते हैं। हम 3250 जो 3-4 आदमी होंगे, 2 आदमी होंगे, उनको अलग अलग है। एक मई आदमी होगा उसको 3250 मिलते हैं, 2 आदमी होंगे 6500 रुपये, क्या क्या निकलेगा? दर्शकों, हॉर्टिकल्चर को लेकर के सरकार बड़ा गंभीर है क्योंकि हॉर्टिकल्चर जैसे टूरिज्म, हमारी इकोनॉमी में टूरिज्म का काफ़ी शेयर रहता है, उसी तरह से हॉर्टिकल्चर का भी शेयर रहता है। हमने इस बार डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू राम सेवक से बातचीत की। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक जी।
राम सेवक जी, आपका स्वागत है। और पहला सवाल मुझसे मेरा यही रहेगा आपसे कि जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो जहन जो है टनल के उस पार चला जाता है। क्या जम्मू प्रोविंस में इसका स्कोप नहीं है? अगर है तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या किया जा रहा है? सर नमस्कार जी। मैं राम सेवक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। जैसा कि आपने फरमाया कि जब भी हॉर्टिकल्चर की बात आती है तो हम कश्मीर के ही साथ इसको एसोसिएट करते हैं, और इवन टूरिज़म की भी बात करें तो तब भी हम कश्मीर के साथ ही इसको एसोसिएट करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में जो नए इनिशिएटिव्स हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नवीन चौधरी आज की डेट में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जो खासकर जो इनिशिएटिव्स हमें जम्मू डिवीज़न के लिए शुरू करवाए हैं, तो उनसे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम जो है वो गेयर अप हुआ है जम्मू डिवीज़न के लिए। हमारी स्कीमें जो थी वो उनको नई दिशा मिल गई है। यहाँ हाई डेंसिटी का स्कीम जो था वो भी पहले लागू नहीं होता था, तो वो भी नई स्कीम आ गई। स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन जो कहीं पूरे भारत में इस तरह की स्कीम नहीं है, वो भी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, क्योंकि जम्मू डिवीज़न में किसान जो हैं जिनके पास बहुत लैंड का जो है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 4 कनाल है, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने, हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने और माननीय एलजी साहब ने हाई डेंसिटी की जो स्कीम निकाली है सर, उसको 1 कनाल से ही शुरू किया। 1 कनाल पे मुश्तमिल है, मतलब आज की डेट में जिसके पास 1 कनाल भी ज़मीन होगी तो वो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ जा सकता है। राम सेवक जी, अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, रामबन की, डोडा की, उसके लिए क्या अलाइदा से स्कीम है? फिर हम पीर पंजाल रेंज में आ जाते हैं, पूंछ राजौरी, क्या उसके लिए अलाइदा स्कीम है आपके पास? क्योंकि एक्सप्लोर तो करना है इसको। सर ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है वो स्कीम पूरे 20 ज़िलों में, मतलब जो जम्मू कश्मीर है, चाहे कश्मीर है या जम्मू है, तो इसमें रामबन की बात करें, डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, अब सिर्फ हमें देखना ये है कि हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे सर रामबन में हम देखते हैं, डोडा में हम देखते हैं तो वहाँ कीवी का बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोप है, और भद्रवा से इस बार भी हमारी कीवी जो है बहुत अच्छी आई। रामबन में भी कीवी अच्छी बनती है। रामबन और डोडा में अगर हम देखते हैं तो ऑलिव का भी बहुत अच्छा स्कोप है। डोडा, किश्तवाड़, इन्हीं 2 को देखेंगे और भद्रवा को भी देखते हैं तो वालनट पे भी, क्योंकि वालनट हमारा जो है सर इन्हीं 3 ज़िलों से हमारा मतलब इतना है कि लगभग 60-70 हज़ार मीट्रिक टन जो है इन्हीं 3 ज़िलों से हमें जो है वालनट प्रोड्यूस होता है। तो हमें ये चीज़ है कि हमें ऐसा बिल्कुल सोचना चाहिए, और हम इसमें काम कर रहे हैं कि अगर जम्मू में मैंगो है, जम्मू में आंवला है, या जम्मू के कुछ एरियाज़ में हम मतलब एलोवेरा की तरफ खास ध्यान दे रहे हैं। जैसे इस बार हमारे माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कठवा और सांबा को 300 हेक्टर, जो पहले मतलब पूरे 10 ज़िलों में अगर हम देखते हैं तो 60 हेक्टर का एक टारगेट था, लेकिन यही 2 ज़िले इस साल के जो हमारे जो प्लान में है 600 हेक्टर एलोवेरा इन्हीं जगहों पे लगाया जाएगा। और न सिर्फ लगाने का प्रावधान, बल्कि इस वक्त सर उधमपुर में हमारा एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट कंप्लीट हो गया है, कठवा में एलोवेरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, सांबा में बन रहा है, और कुछ ही मतलब 1-2 महीने के अंदर अंदर वो एलोवेरा प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। राम सेवक जी, जैसे हम इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी सारी इंसेंटिव्स मिलते हैं और इंडस्ट्री रोजगार भी देती है, क्या ऐसे ही हम हॉर्टिकल्चर को लेकर कुछ ऐसे इंसेंटिव हैं कि यूथ जो है हॉर्टिकल्चर की तरफ जाए, सर फार्मर जो हॉर्टिकल्चर पे जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे? सर डेफिनेटली सर, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट फ्रॉम द प्लांटेशन की बात करें सर, तो प्लांटेशन में हमारे सरकार की तरफ से स्कीम है। अगर कोई नर्सरी अपनी एस्टेब्लिश करना चाहता है सर, 1 हेक्टेयर में अगर वो अपनी नर्सरी
कोई भी बच्चा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, अगर वो नर्सरी एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको 1 हेक्टेयर में 7.5 लाख तक का इंसेंटिव है। और अगर सर जिसके पास बाग बगीचा है उसको सर हम इरिगेशन के लिए इंसेंटिव है सर 90,000 का बोरवेल उसको सर दस्तयाब है। 1 लाख अगर ज़्यादा कहीं नीचे गहराई से पानी आता है तो 1,80,000 तक का उसमें प्रावधान है। दूसरी सर सबसे बड़ी इस वक्त जो स्मैम की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम चल रही है सर, उसमें कस्टम हायरिंग्स और फॉरेन मशीनरी बैंक, ये सर इस तरह की स्कीमें हैं जिसका अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा है उसको कोई लेना देना नहीं है कि वेदर वो हॉर्टिकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो एक कस्टम हायरिंग वो यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसको 10 लाख रुपए का यूनिट जब लगता है तो 40% सब्सिडी है, यानी कि 4 लाख तक उसकी सब्सिडी है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो भी हैं सर, जो ग्रुप्स में आते हैं, चाहे वो PRIs का कोई ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, तो उनको सर 80% तक की सब्सिडी है, यानी कि 10 लाख पे उनको 8 लाख की छूट है, 8 लाख की सब्सिडी है। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि कोई नर्सरी खोलेगा और उसके पौधे कौन पर खरीदेगा? कोई अपने बाग बगीचे लगाता है, वो प्रोडक्ट अपना कहाँ बेचेगा? क्या इसके लिए भी कोई बीच का रास्ता आपके पास है? कुछ ऐसा आप उनके लिए सहयोग करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट भी बेच सकें और अच्छी जगह पर? सर ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल भी किया, क्योंकि जैसे ही 2020 में भी मैं आया था तो यहाँ पे शुरू में ही तो वो कुछ मेरे पास आंवला जो लोगों ने तैयार किया हुआ था तो उनने कहा सर हमें बेचने की कहीं प्रॉब्लम पड़ती है, रेट्स की प्रॉब्लम पड़ती है। तो इस वक्त सर हमारा जो जम्मू डिवीज़न का है, माननीय LG साहब ने हमें 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और ये पौधा सारा ग्राफ्टेड या लेयर्ड पौधा लगेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे तो मतलब इतनी खपत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें अब कहीं पंजाब से, कहीं महाराष्ट्र से, कहीं इन दूर दूर जगहों से हमें जो है वो पौधे लाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि सरकार का फोकस इस वक्त जम्मू डिवीज़न की तरफ है। और सरकार भी चाहती है, जैसे सर हम मतलब 2021 में हम बात करेंगे, 2021 में सर हमने 100 हेक्टेयर हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया जिसमें 400 पौधा लगता था 1 हेक्टेयर में। ये सर हमने इमीडिएटली 21-22 में इसको 822 हेक्टेयर कर दिया। और 822 हेक्टेयर करने के बाद सर इस साल हमारा 5000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि 20 लाख पौधा हमारा हाई डेंसिटी इस पैटर्न पे चलेगा और 3-4 लाख जो है वो हमारा जो है, चाहे हमारा वॉलनट है, चाहे हमारा ऑलिव है, तो इन चीज़ों पे। और इसके अलावा सर 70 हेक्टेयर हम इस वक्त जो है स्ट्रॉबेरी का। तो आपका कहना जो था सर कि मतलब बेचने की बात, तो बेचने के लिए सर हमारा इस वक्त बड़ा सबसे बड़ा फोकस है, जैसे हमारे मार्केटिंग डिवीज़न है सर, तो इस बार हमने जो कि वो इवन किसान अगर अपना जो सौदा जो है किसी जगह लेना चाहे, किसी मंडी तक पहुंचाने के लिए, वहां पे भी सरकार ने पहुंचाने के लिए 25% का सब्सिडी दिया। और जी ग्रोथ का आंकलन ऐसे किया जाता है कि हमारा इकोनॉमी में, UT-JNK की इकोनॉमी में हॉर्टिकल्चर का क्या शेयर है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या शेयर है, इससे हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ का आंकलन किया जाता है। जी जी, क्या है आपका, हमारा कितना शेयर है हॉर्टिकल्चर का, इकोनॉमी में कितना शेयर है और रोजगार प्रोवाइड करने में हम कितने सक्षम हैं? देखिए सर, जैसे सबसे पहले आपने एक सवाल किया कि जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द कश्मीर डिवीज़न। मैं आपको इस बात से हम सहमत हैं कि हॉर्टिकल्चर में हमने इतनी प्रोग्रेस जम्मू डिवीज़न में नहीं की है, ठीक है। और अगर हम इस पेस पे जो 21-22 का जो साल है, अगर इस पेस पे हम चलते हैं तो मान लेते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर एज ए होलिस्टिक ले देते हैं, अभी हम कश्मीर की ही सिर्फ बात करेंगे तो 20 लाख मेट्रिक टन से ऊपर का जो है वो एप्पल वहाँ से जाता है। क्योंकि वहाँ पहले से फोकस रहा है कि प्लांटेशन पे। अब लेकिन हमारे जम्मू डिवीज़न का एक सबसे बड़ी ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
आज की डेट में हमारे पास अगर 1,18,000 हेक्टेयर जो हमारा अंडर प्लांटेशन है, तो इतना ही मतलब एरिया ऐसा है जो अभी यूटिलाइज नहीं किया है। अभी हमने सर इसमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए, जैसे हमने राजस्थान की कंडी एरियाज में देखा कि वहाँ सर ये जो डेट्स की वो कल्टीवेशन होती है, तो वहाँ से हमने कुछ पौधे उठा के अपने यहाँ विजयपुर की नर्सरी में इंस्टॉल किए, एस्टैब्लिश किया, एक वो मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश किया। और मैं आपको बताऊं कि मतलब आपको खुशी होगी कि आने वाले टाइम में अगर 3-4 साल में इस तरह का जो ये प्रोजेक्ट अगर चल पड़ा, तो ये एक डेट का पौधा, एक पौधा सर, एक मतलब जो किसान को मिनिमम 5 लाख की एक पर सीजन जो है वो इनकम देगा। राम सेवक जी, जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, क्या वो फील्ड में जाती हैं? क्या उसका आपको सहयोग मिल पा रहा है? सर हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त जो यहाँ वीसी कॉस्ट हैं माननीय जेपी शर्मा जी, जब से वो आए हैं यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने वाइस चांसलर साहब का वो जो कार्यभाग संभाला है, तो उसी वक्त से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने एक वो दिशा निर्देश दिया था कि आप ऐसा करिए कि फील्ड और जो रिसर्च सेंटर दोनों मिलके, और इसमें हमने कई कार्यक्रम ऐसे किए जैसे जिसमें ऑनरेबल वीसी साहब हमारे साथ हमारी नर्सरियों में आए। अब उन्होंने वीसी टू विलेज एक कार्यक्रम चलाया है सर, जिसमें वो खुद से कई गांवों में, कई ब्लॉक्स में, कभी वो उनके किसान जो कृषि किसान केंद्र होते हैं वहाँ पे जाके खुद लोगों से मिलते हैं। लेकिन हमारा साथ है सर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और जो रिसर्च जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर साहिबान हैं, हम मिलजुल के इस वक्त जो भी उनकी तरफ से दिशा निर्देश होते हैं, चाहे वो स्प्रे का शेड्यूल है, चाहे वो प्लांटिंग का शेड्यूल है, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और वो भी हमें टाइम टू टाइम जो है वो हमें बड़े अच्छे से हमें उनका वो जो है इस वक्त सहयोग है, तो हम उनके भी बड़े आभारी हैं। और हम भी पूरी प्रयत्न करते हैं कि हम उनके साथ साथ चलें, जो उनके दिशा निर्देश होंगे हम उनके साथ। राम सेवक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।